सर शुरुआत से करवा दूं क्योंकि अब तो सीबीएसई के लिए है। हाँ भाई, शुरुआत से भी मैं, मेरे को आया ही नहीं, यूट्यूब में देख रहा था वीडियो, मेरे को आया ही नहीं समझ क्या बोल मेरी रहे हो। आवाज आ रही है तुम्हें? भाई नहीं आ आ हाँ रही रही है। भाई एम आई आ रही है। ऑडिबल? भाई, आ रही है भाई, यस बिल्कुल नहीं आ रही भाई, शुरुआत। बिल्कुल नहीं आ रही। टीटीएससी दे रहे हो 3 जनवरी को। दे देंगे, क्या जा रहा है, पैसे थोड़ी क्या ना दे जा रहे हैं। हाँ, और क्या देंगे? पीयूष तेरा पैसे एमपीएससी थोड़ी ना कैसा जा गया? रहे हैं। ठीक गया। ज्यादा नहीं, ज्यादा अच्छा नहीं बोलूंगा मैं। गुड आफ्टरनून सर। भाई सर को बोलो भैया अगेन गुड स्टार्ट करने के लिए आफ्टरनून सेशन। सर। गुड गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। सर कार्बन एंड इस कंपाउंड का चैप्टर सर एक बार फिर से स्टार्ट करवा दीजिए। यस सर, सर पूरा सर स्टार्टिंग से सर। यस सर, जो सीबीएसई पर्सपेक्टिव से इंट्रोडक्शन स्टार्ट दे। करें। सर कौन सर, जहां से आपने लीव करा था सर वहीं से करा दो, उससे पहले का सब कुछ आता है। सर हमें नहीं आता। सर हमें भी नहीं पता सर। यस सर। अब बेटा मेरी आवाज। यस सर, जहां से आपने यस लीव सर, करा आपकी था आवाज वहीं आ से रही करा है दो। बच्चों हम यस जो सर, आ रही है। सर आपकी आवाज फिर से चली गई। आप अलग सर अलग हो तो आपका आपकी माइक राय म्यूट हो अलग गया। हो। हैं? सर आपकी आवाज कट रही यस है। सर, अब आ रही है। आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही है बेटा? और आपकी सर पहले कट, अब आ रही है सर। यस सर, सर आ लेकिन रही है clearly सर। आ रही है। ठीक सर है पहले बेटा। तो यस आवाज। सर। देखो, अपने स्टार्ट करते हैं बेटा कार्बोनेट्स कंपाउंड को। कार्बोनेट्स। यस सर सर। शुरुआत से कर रहे हो ना? हाँ, शुरुआत से। थैंक यू सर। कार्बन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कार्बन जो एक एलिमेंट है, आपको पता होगा कार्बन एलिमेंट है। सबसे जनरल पॉइंट ये, पहले इंट्रो कर रहा हूं मैं, इंट्रोडक्शन। तो आपका कार्बन जो है वो एक एलिमेंट है और इसका सिंबल जो है वो सी है। कार्बन जो नेम आया है वो लैटिन वर्ड कार्बो से आया है। कार्बो का मतलब कोल होता है, कोयले में कार्बन होता है ना। तो कार्बो जो वर्ड आया है, कार्बन का कार्बो, वो कोल से आया है। तो जो हमारे देखते हो आप, जितना भी कार्बन के कंपाउंड की बात करें तो जो हमारा फूड है, फूड मटेरियल, स्पेशली हमारा जितना भी फूड मटेरियल जो होता है, चाहे आपका सोर्सेज अगर कार्बन के देखें हम, तो वो सारे जैसे हमारी ग्रेन है, पल्सेस हैं, वेजिटेबल हैं, इन सब में कार्बन रहता है, किसी न किसी फॉर्म में रहता है। कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, प्रोटीन की फॉर्म में कार्बन, ग्रेन के अंदर, पल्सेस के अंदर, शुगर के अंदर, ये सारे सोर्सेज होते हैं। क्लियर? और आप देखते हो जो अगर हमारे इसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ इंडस्ट्री में भी आप यूज करते हैं, जैसे एलपीजी गैस सुना होगा आपने। एलपीजी गैस, एलपीजी गैस का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? यस सर, एलपीजी लिक्विफाइड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम सर गैस। पेट्रोलियम गैस। मतलब जो पेट्रोल और डीजल है वो भी कार्बन के ही कंपाउंड है। तो एलपीजी का फुल फॉर्म आप बोलोगे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस। एक और यूज करते हो फ्यूल में, ये फ्यूल के केस में सीएनजी। सीएनजी। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? कंप्रेस्ड नेचुरल नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अच्छा, अगर आपसे सिर्फ नेचुरल गैस बोला जाए तो क्या बोलोगे बेटा? CH4 मीथेन को, मीथेन होता है, मीथेन को हम नेचुरल गैस बोलते हैं। मीथेन इज नेचुरल। CH4।
CH4 मीथेन है। मीथेन जो है वो आपका नेचुरल गैस होता है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन भाई, कार्बन एक एलिमेंट है, इसका सिंबल सी लिखते हो। सोर्सेज हमारे दोनों टाइप के अवेलेबल हैं, ग्रेन, पल्सेस, शुगर और पेट्रोलियम डीजल में जैसे CNG, LPG है, नेचुरल गैसेस है, ये इसके एग्जाम्पल। क्लियर? यस सर। सर। यस सर। नोट करते जाओ बेटा, डन करते जाना। सर हाँ, सर ये PDF आप हमारी ई काइट टैब पे अपलोड करवा दीजिए। ई काइट पे तो अपलोड नहीं हो पाएंगे बेटा, इसलिए मैं आपको शॉर्ट नोट देता जा रहा हूँ साथ के साथ, ताकि आप लेक्चर में देख पाओगे। ओके सर। सर एक केल्विन की बुक नहीं है क्या? सर ये कौन सी बुक है सर? लिया बेटा? यस सर, लिख लिया। अब देखो, अब अगर हमें ये पता करना हो कि कोई भी हमारे पास जो मटेरियल है कि उसमें कार्बन है या नहीं, मतलब प्रेजेंस ऑफ कार्बन हमको अगर देखनी है तो हम क्या टेस्ट कर सकते हैं? तो कार्बन को जब भी बर्न करना होगा बेटा, जब भी कार्बन को बर्न करना होगा तो कार्बन बर्न होकर के CO2 बनाएगा। यस कार्बन सर। बर्न होकर CO2 बनाएगा, और CO2 के पास अगर हम 10th में आपका टेस्ट होगा, 10th में एक टेस्ट, हाँ जो जैसे मिल्क वाटर फर्स्ट, टेस्ट। हाँ लाइम वाटर मिल्की टेस्ट जो था वो यूज कर सकते हो। तो टेस्ट ऑफ लाइम वाटर, टेस्ट कैल्शियम ऑफ कार्बोनेट। प्रेजेंस ऑफ कार्बन, तो इसके लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? इसको क्या बोलते हैं? कौन सा टेस्ट? लाइम वाटर टेस्ट। वाटर वाटर टेस्ट। टेस्ट। अब लाइम वाटर टेस्ट में होता क्या है? देखो, जब हम किसी भी कार्बन को बर्न करेंगे, किसी भी कार्बन का जो मटेरियल है अगर उसको हम बर्न करेंगे, जैसे सपोज आपकी एग्जांपल है आपकी कैंडल है, कैंडल में भी कार्बन होता है। जब बर्न करते हो तो ये CO2 की फॉर्म में चला जाता है। CO2 एक गैस होती है, ये जो गैस होती है ये व्हाइट एफरवेसेंस होता है, व्हाइट झाग जैसा दिखाई देता है, जैसे कोल्ड ड्रिंक ओपन करते हैं वैसा दिखाई देता है। अब इस CO2 को एक टेस्ट ट्यूब में पास करें इसको, जिसके अंदर लाइम वाटर का क्या फार्मूला होता है? कैल्शियम OH होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जैसे ही इसको पास करते हैं तो ये वाटर जो होता है इसका कलर कैसा हो जाता है? व्हाइट टर्बिडिटी आ जाता है, मिल्कीनेस आ जाती है, मिल्कीनेस हो जाता है। तो मिल्कीनेस हो जाने का मतलब है कि CO2 प्रेजेंट होता है। तो अब पॉइंट आता है कि इसकी केमिस्ट्री क्या है, ये ऐसा क्यों हो पाता है? ये टेस्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ कार्बन। तो जैसे आप किसी भी कोई भी मटेरियल हो, आप किसी भी मटेरियल को अगर उसमें कंटेनिंग कार्बन है, हीट करोगे तो एक गैस निकलेगी, व्हाइट एफरवेसेंस निकलेगा, और स्मेल कोई ऑर्डर नहीं होगा इसमें। इसको CH2 पास करोगे तो मिल्कीनेस होगा। और अगर इसमें CO2 एक्सेस में पास कर दिया आपने, और ज्यादा डाल दिया, तो ये आपका जो सॉल्यूशन होगा ये क्लियर हो जाएगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बन। हाँ, सोडियम जो है क्लियरनेस सॉल्यूशन आ जाएगा। क्लियर सॉल्यूशन कैसे आता है? देखो बेटा, केमिस्ट्री क्या होगी कि अगर आपने इसमें CO2 है, CO2 जो गैस है, CO2 गैस को अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH से रिएक्ट करते हो तो पहले ये जो बनता है CaCO3 प्लस H2O बनता है, CaCO3 प्लस H2O होता है। ये जो होते हैं ये व्हाइट क्लाउड जैसे दिखाई देते हैं, व्हाइट क्लाउड दिखाई देता है, मिल्कीनेस जो होता है ये मिल्की होता है। अगर आपने इसी कैल्शियम कार्बोनेट में फर्दर, कैल्शियम कार्बोनेट है, वाटर है, फर्दर CO2 पास कर दिया बेटा, ये क्या हो जाएगा? ये कैल्शियम बाई कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऊपर वाला कैल्शियम कार्बोनेट है, और इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट। और कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो वाटर सोल्यूबल होता है,
तो कैल्शियम के बाइकार्बोनेट ने हार्डनेस प्रोड्यूस करते हैं वाटर में, और वाटर कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो वाटर सोल्यूबल है, इट इज वाटर सोल्यूबल। यही रीजन है कि ये वाटर सोल्यूबल होता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट वाटर सोल्यूबल है, इसीलिए ये सॉल्यूशन आपको दिखाई देगा क्लियर हो, साफ दिखाई देगा, क्लियर सॉल्यूशन, व्हाइटनेस जो है वो आपकी हट जाएगी। तो आपको 2-3 बातें याद रखनी है बेटा, कि आपका पहला क्वेश्चन ये होगा कि प्रेजेंस ऑफ कार्बन किस टेस्ट से आप करते हो, तो नाम क्या दोगे उसका, लाइम वाटर टेस्ट। फिर होगा कि टेस्ट क्या है आपका, टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हो, एक्सपेरिमेंट क्या है। तो आप किसी में भी ऐसा मटेरियल जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है उसको बर्न करते हो, बर्न करोगे तो जो कार्बन है वो CO2 की हो जाएगा, और उसको लाइम वाटर में पास करो, CH2 लाइम वाटर। लेट मी कंप्लीट, बाद में आप अपने सारे क्वेश्चन पूछ लेना बेटा, बता दूंगा सब। तो CO2 में पास करोगे तो लाइम वाटर बनेगा, लाइम वाटर में पास करोगे तो मिल्कीनेस आएगी। क्वेश्चन आएगा ये मिल्कीनेस किस रीजन से आती है, क्या रीजन दोगे बेटा मिल्कीनेस का रीजन, ये वाला फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट दोगे, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और CO2 एक्सेस में पास करोगे तो फिर आपको ये क्लियर सॉल्यूशन देगा। क्या रीजन दोगे क्लियर सॉल्यूशन का, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट, वाटर सोल्यूबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट, वाटर सोल्यूबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्लियर? यस सर। सर यस सर। Yes, sir. सर सर मैंने एक जगह पढ़ा था कि हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पे अगर कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से पास करवाएंगे तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और ये भी एक तरीके का ही टेस्ट है। हाँ बिल्कुल, वो क्यों होता है, क्योंकि CO2 जो गैस होती है वो एसिडिक होती है। CO2 गैस एक एसिडिक है, और कोई भी एसिडिक गैस किसी बेस जो हो उसके साथ रिएक्ट करेगी तो एब्जॉर्ब कर लेगा बेस, और KOH एक बेस है इसलिए उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो CO2 का अगर कहीं क्वेश्चन आ जाए कि तो एब्जॉर्प्शन सर वो रिएक्ट करके कुछ और फॉर्म नहीं कर लेंगे? साल्ट बनेगा ना, जब भी Okay. एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट बनते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है फिर वो। सर लेकिन सर बेसिस से लाइम वाटर भी है। हाँ बेसिक है, लेकिन इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिक है ना KOH NaH2। यस सर। सर हम्म सर जैसे एलिमेंट्री केमिस्ट्री में हमें, जैसे लोगों जैसे पुराने केमिस्ट्री वाले साइंटिस्ट थे सर, फिर उन्हें कैसे पता चला कि हम अगर कार्बन को बर्न करेंगे तो सर CO2 फॉर्म होगा? वो तो प्रैक्टिकल टेस्ट करके देखे गए थे बेटा। फिर क्या है, तो वो जो स्पेक्ट्रोस्कोपी थी, स्पेक्ट्रोमेट्री है, उससे प्रॉपर्टी पता लग जाता है कौन कौन से एलिमेंट है उसमें। तो एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट होता है, किसी एक एक्सपेरिमेंट से पता नहीं लगता। सर हम्म ये वर्ड कभी आते हैं सर, जैसे एफरवेंस और डेलिक्यूसेंस, सर इसका मतलब क्या होता है इन दोनों का? इसका एफरवेसेंस मतलब झाग बेटा, झाग बनते हैं ना किसी चीज में। सर डेलिकेसेंस तो वही होता है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स लूज करना, मतलब अगर देखो जिसकी सरफेस के ऊपर लिक्विड लिक्विड दिखाई दे आपको, इसका मतलब डेलिक्यूसेंट है वो। और जो जो जिसको मतलब बिल्कुल ऐसे जैसा दिखाई दे, जैसे कोल्ड ड्रिंक ओपन करते हुए नहीं बनती झाग जैसी, उसको एफरवेसेंस बोलते हैं बेटा। सर जैसे एक एग्जांपल दे दो। देखो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ डेलिक्विसेंट का, जैसे नमक है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। हाँ जैसे जैसे कोई भी साल्ट ले लो, आप ऐसा एग्जांपल लो ना जो आप फेमिलियर हो। जैसे आप देखो कोई अगर साल्ट लेते हो, तो कोई साल्ट देखते हो तो अगर वो गीला गीला सा हो जाता है कई बार मॉइस्चर में, तो उसकी सरफेस जो है ना, होता तो सॉलिड है वो, लेकिन सरफेस उसको देखोगे तो गीली सी दिखाई देगी। वो डेली लिक्विसेंट का मतलब क्या है, डी मतलब निकलना, लिक्विसेंट मतलब वाटर। ओके सर, थैंक यू। क्लियर बेटा, लिख लिया सभी ने टेस्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ कार्बन? आगे चलो। यस सर। सर ये जो कार्बन है वो सारी जगह क्यों पाया जाता है ज्यादातर? हैं? सर ये कार्बन है सर, वो हर जगह क्यों पाया जाता है ज्यादातर? कार्बन जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सर हर जगह क्यों पाया जाता है, जैसे मोस्ट ऑफ द थिंग्स में कार्बन होता है? मोस्ट ऑफ जो ऑर्गेनिक है ना, जहाँ लाइफ है वहां कार्बन मिलता है, मोस्ट में नहीं। मोस्ट अबंडेंट से अर्थ में देखोगे तो कार्बन थोड़ी है, ऑक्सीजन है, तो अलग अलग।
लिया, चले आगे बेटा। सर हाँ सर डी नेचर अल्कोहल क्या होता है? हैं? सर एनटीएसी में आता है। क्या? सर डी नेचर अल्कोहल। डी नेचुरल एल्कोहल, एल्कोहल के डिफरेंट टाइप होते हैं, मेथनॉल को बोलते हैं बेटा। सर फॉर्मूला क्या होता है इसका? CH3OH। लेकिन बेटा देखो ऐसे क्वेश्चन मत पूछो ना, जैसे अब आप पूछ रहे हो, टॉपिक कुछ चल रहा है, आप कुछ ही पूछ रहे हो, तो हर कोई ऐसे पूछने लग जाएगा तो क्लास कैसे होगा बेटा, है ना? सर थोड़ा एनटीएसी में आता है अभी। नहीं आया था कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे हर कोई पूछने लग जाएगा तो आप फिर बताओ मैं पढ़ाऊंगा कैसे फिर? हर किसी क्वेश्चन के आंसर देता रहूं। पहले कंप्लीट करने दिया करो, फिर मैं टाइम दूंगा आपको, उसमें पूछा करो, ठीक है? ओके सर। नेक्स्ट देखो बेटा, तो कार्बन जो होता है वो जो बॉन्डिंग है, तो नेक्स्ट पॉइंट हम देंगे टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग ऑफ कार्बन। तो टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग ऑफ कार्बन होगी वो आप कोवलेंट बॉन्ड होगी। कैसा बॉन्ड बनाता है कार्बन? ऑलवेज कोवलेंट, कोवलेंट। क्योंकि बिकॉज कार्बन का मैंने लास्ट टाइम देखो बेटा एटॉमिक नंबर बताया था, एटॉमिक नंबर कितना होगा कार्बन का? सिक्स। एटॉमिक नंबर 6 होता है, लेकिन आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यस सर। कार्बन में टोटल 4 जो है 6 है, तो एटॉमिक नंबर तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे। तो के शेल में देखो 2 इलेक्ट्रॉन। अब जैसे मान लो आपके पास कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर हो गया 6, तो आप इसको ऐसे लिखोगे ना 1s2 2s2 और 2p4। तो ये पहले वाला शेल जो होता है के शेल होता है बेटा, और सर सेकंड वाला 2p2 शेल नहीं जो होता होगा? है सर 2 लिखा है। 2p2 हाँ सर 2p2 होगा ना? 2p2 बेटा, 1s2 2s2 2p2। तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और सेकंड शेल जो होता है वो एल शेल होता है। तो आप क्या कह सकते हो, के शेल में पूछा जाएगा तो कितना इलेक्ट्रॉन बताओगे? 2। और एल शेल में पूछा जाएगा तो कितना इलेक्ट्रॉन बताओगे? 4, है ना? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके आउटर मोस्ट एल शेल में। तो कार्बन के अंदर 4 होते हैं। तो ये 4 क्या करते हैं कि ये कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो देखो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, अकेले अकेले से 4। तो इसका मतलब कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम? इस इलेक्ट्रॉन के थ्रू शेयरिंग कर सकता है किसी के साथ, मतलब कोवलेंट बॉन्ड, इसके थ्रू किसी के साथ, इसके थ्रू किसके साथ, इसके थ्रू किसके साथ। तो इसलिए आप क्या बोलते हो, मैंने आपको नेमिंग में भी ये बताई थी कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है हमेशा? कार्बन इज टेट्रावैलेंट। कार्बन जो होता है वो आपका टेट्रावैलेंट होता है, ऑलवेज टेट्रावैलेंट। कार्बन जो है आपका न्यूट्रल कार्बन जो होगा हमेशा वो टेट्रावैलेंट होगा। और इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए, 8 से स्टेबिलिटी आती है, तो 4 इलेक्ट्रॉनों से और अटैच हो सकता है। तो टोटल कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। तो कार्बन इज टेट्रावैलेंट। टेट्रा मतलब 4, वैलेंट मतलब वैलेंसी। तो कार्बन इज टेट्रावैलेंस। तो इसको आप ऐसे, जैसे मैंने सिंपल दिया ऐसे रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। तो कार्बन इज टेट्रावैलेंट। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन 6। कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। एटॉमिक नंबर 6, ये वाला पहला पॉइंट ये देना है। एटॉमिक नंबर 6 दूसरा वाला जो है टेट्रावैलेंट वो देना है। सर हम्म, सर जो आपने वाली कॉन्फ़िगरेशन करी थी सर, एक बार सर कैल्शियम के वैसे कर सकते हो कॉन्फ़िगरेशन? हाँ किसी की भी कर सकते हैं बेटा। सर जो कैल्शियम है जैसे सर, उसमें हम जैसे कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे 9th क्लास में 2882, तो सर लास्ट वाले शेल में सर वो जो 8 वाला था, तो उसमें सर 12 वो 10 क्यों नहीं आ गए इलेक्ट्रॉन्स? वो नहीं, वो तो आप आगे जाके तो उसमें रूल के अकॉर्डिंग भरोगे ना। मैंने एक डायग्राम बताया था आपको कि एनर्जी के अकॉर्डिंग भरना इलेक्ट्रॉनों को। एक मैंने एस 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 करके बनाया था आपका, यस सर। उसके अकॉर्डिंग फिल करना होगा ना आपको। ओके सर, देख लूंगा सही बात है सर। हाँ उससे बना के देखना बन जाए। अब देखो, अगर अब हम बॉन्डिंग की बात करते हैं कार्बन के पास। देखो बॉन्डिंग इन कार्बन, या ये बोलते हैं कि सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड इन कार्बन। सिग्मा बॉन्ड,
हाँ सब आ जाएगा बेटा, बस शांत रहो सिर्फ। मुझे सब पता है कि आपको क्या क्या बताना है, वेट करो, जल्दबाजी नहीं। तो सीखने में जल्दबाजी नहीं की जाती। सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, देखो अगर किसी भी ऑर्बिटल का ओवरलैप हो, अगर एंड टू एंड ओवरलैप करता है, ए कोवलेंट बॉन्ड, a covalent bond formed by end to end or end to end or head to head overlapping is known as सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड किसको बोल रहे हैं? ए कोवलेंट बॉन्ड formed by end to end or head to head overlap is known as सिग्मा बॉन्ड। तो ये कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं? जैसे एग्जांपल, जब कभी भी किसी का एक s ऑर्बिटल इस इक्विवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय एंड टू एंड और हेड टू हेड ओवरलैपिंग, चाहो तो ये भी लिख दो ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज नोन एज। तो ये होगा एस एंड, आपको देखो मैंने ऑर्बिटल बताया था ना, कौन कौन से बताए थे? एस, पी और डी। SPDF हाँ, तो एस का एस के साथ ओवरलैपिंग होगा, या पी का पी, स्पेशली ध्यान रखना, पीजेड, पीजेड का पीजेड के साथ ओवरलैपिंग होगा, तो ये आपके सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। कैसे? सर समझ नहीं आ रहा सही तरह। बेटा थोड़ा 11th का है ना, 9th का है ना, तो एटॉमिक ऑर्बिटल का आपको आइडिया लेना पड़ेगा। अगर वो याद नहीं है तो एक बार याद कर लो कि एक का एस ऑर्बिटल दूसरे के एस ऑर्बिटल से, या एक का पी ऑर्बिटल दूसरे के सर 9th में ऑर्बिटल के बारे में नहीं पता। सर हम केल्विन में, अगर मैं एस ऑर्बिटल की बात करूं तो वो ऐसा होता है, ऐसे गोल होता है, सर्कुलर, और पीजेड डंबल शेप्ड होता है। वो डंबल शेप होता है। तो एस स्फेरिकल होता है, तो एक एस दूसरे एस के पास आएगा तो उसमें क्या करेगा? ओवरलैप करेगा ऐसे। इस ओवरलैप को जो बोलते हैं हम, ऐसे होगा तो हम कहेंगे कि सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। ये जो बॉन्ड बनेगा इसको कौन सा बॉन्ड बोलोगे आप? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड। और पी, सिग्मा बॉन्ड, पी जो होता है बेटा वो डंबल शेप होता है, ऐसे ये डंबल होती है। एक डंबल दूसरे डंबल के पास आएगा तो यहां जो ओवरलैपिंग होगी ये वाली, तो ये हम पी बॉन्ड बोल देंगे। जैसे देखो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच ऐसा ही होता है, और फ्लोरीन के बीच ऐसा होता है, तो ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है फ्लोरीन के बीच, है ना। तो कार्बन कार्बन के बीच भी ऐसा हो सकता है, अभी बताऊंगा मैं आपको। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन या फ्लोरीन फ्लोरीन, क्यों? क्योंकि देखो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? एक हाइड्रोजन का 1s1, 1s1, दूसरा हाइड्रोजन होगा तो उसका भी क्या होगा बेटा? 1s1। 1s1। इसका मतलब सब, इसका 1s1 है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसका 1s है तो इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। ओवरलैपिंग का मतलब होता है मिक्सिंग, तो दोनों इलेक्ट्रॉन जो है आपस में मिक्स होकर के यहाँ पर आ जाएंगे, तो ये इसका मतलब बॉन्ड बन गया H और H। ऐसे जो बॉन्ड बनता है तो आपस में मिक्स हो रहे हैं ना, इस मिक्सिंग को क्या, कौन सी मिक्सिंग नाम देते हो आप? इसको बोलते हो एंड टू एंड या हेड टू हेड ओवरलैपिंग। तो जब भी देखो, अब याद करना है आपको, जब भी एंड टू एंड या हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है तो जो एक बॉन्ड बनता है कोवलेंट बॉन्ड, उस कोवलेंट बॉन्ड का नाम क्या है? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड। उस कोवलेंट बॉन्ड का नाम है सिग्मा बॉन्ड। अभी ट्रिक से भी सिखा दूंगा, पहले ये थोड़ा ये सीख लो, फिर ट्रिक से भी सिखा दूंगा। तो सिग्मा बॉन्ड बनाता कौन कौन है हमेशा याद रखना है आपको। कब बनेगा सिग्मा बॉन्ड? एस और एस के बीच, या पीजेड और पीजेड के बीच, एक एस दूसरे एस के साथ, या एक पीजेड। हाँ सर ये जो पी ऑर्बिटल है सर, ये अगर हम पी एक्स और पी एक्स ले ले तो सर उनके साथ भी कराएंगे तो वो भी यही सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो वो साइड टू साइड बन जाएगा, अभी बताऊंगा, वो भी चलने दो, अभी सीखते जाओ ना, बता सारे पॉइंट आ जाएंगे। देखो जैसे जैसे टॉपिक पूरा होता जाएगा ना, वैसी चीजें और आपको क्लियर होती जाएंगी।
हैं सर ये पीजेड और पीजेड क्या है सर? सर पी Pix- में Z क्या है? P ऑर्बिटल orbital in Z axis. ऑर्बिटल है एस पी जेड, अभी पिछली क्लास में बताए थे ना ऑर्बिटल, वही ये ऑर्बिटल सर के उसमें Z क्या है सर? Z axis. एस पी डी एफ ये सब ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल के नाम है। नहीं सर, वो जो आपने Z एक्सिस वाला लिखा है ना P के नीचे, वो तो पूछ रहा है वो। पी बेटा 3 टाइप के होते हैं ना, एक्स वाई जेड, 3 एक्सिस होते हैं। यस सर। एक का पीजेड दूसरे के पीजेड के सामने आएगा, है ना, एक का पीजेड दूसरे के पीजेड के सामने आएगा, तो इसका मतलब हेड टू हेड ओवरलैप होगा, इसको हम हेड टू हेड बोलेंगे या एंड टू एंड बोलेंगे, ये सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। और पी एक्स या पी वाई वो पाई बनाएंगे। तो अब वो पूरा हो जाएगा तो ये भी समझ आ जाएगा, वो भी हो जाएगा, मुझे आगे तो पढ़ने तो। यस सर। ओके सर। पहले इसमें याद कर लो जो मैंने याद करवाया कि सिग्मा बॉन्ड क्या कैसे बनता है, क्या डिफाइन करोगे, कैसे बनता है सिग्मा बॉन्ड, क्या बोलोगे? सर सिग्मा बॉन्ड तब बनता है जब दो ऑर्बिटल ऑर्बिटल एंड टू एंड या फिर हेड टू हेड जो है ओवरलैपिंग करते हैं, तब जो है सिग्मा बॉन्ड बनेगा। बस सिंपल सी बात है। तो ऐसा कौन कौन बनाएंगे, क्या एग्जांपल दोगे? सर एस बॉन्डिंग, एस ऑर्बिटल की बॉन्डिंग ऐसे हो सकती है, या फिर हाँ। पीजेड या फिर पी वाई की नहीं नहीं बॉन्डिंग। नहीं 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 नहीं, पी वाई नहीं बोलना अभी, मैंने दो ही लिखे हैं देखो, एस एस और पी जेड। ओके सर। यस सर। लिख लिया बेटा इतना? यस सर। सभी ने लिख Yes. लिया? चलो चलो आगे। यस सर। यस सर। यस सर। दूसरे टाइप का बॉन्ड कौन सा बताया मैंने आपको, देखो पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड। पाई। बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड कौन सा देखते हैं, कोवलेंट बॉन्ड, a covalent bond which is formed by side to side or collateral overlap, a covalent bond which is formed by side to side or collateral overlap is known as पाई, इसको बोलते हैं पाई। इसके एग्जांपल जो देने हैं वो अब देने आपने, पी एक्स एंड पी वाई, तो उसमें दो, इसमें पी एक्स और पी आई। तो पी एक्स कैसे, या पी वाई कोई भी हो, है तो डबल ना बेटा। सर आपने वहां पे पीएक्स और पीवाई लिखा हुआ। पी एक्स यस सर। हाँ उसको सही कर लो, पी एक्स और पी वाई। एक बार बना लो बेटा, सब क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे, काम तो करो, वो लिखने से पहले आपका क्वेश्चन आ जाता है, जो क्वेश्चन आएंगे उसके आंसर मिल जाएंगे, आपको नहीं मिले तब आप क्वेश्चन करना, टॉपिक कंप्लीट होने पर, है ना। तो ये जो है ये जेड एक्सिस मानते हैं, जिस पर बॉन्ड बनता है ना उसको बोलते हैं जेड एक्सिस, उस पर जेड वाला हो सकता है, पी जेड हो सकता है। अगर पी वाई होगा तो ये एक दूसरे के, आप देखो ये क्या हो जाएंगे, अब ये ओवरलैप किससे करेगा, ये वाला पार्ट इसके साथ करेगा, ये वाला पार्ट इसके साथ करेगा, ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हो ऊपर और नीचे वाला जो ओवरलैप हुआ है, इसको बोलते हैं पाई। ये साइड टू साइड जा रहा है, देखो इधर साइड है, इधर साइड है, इधर साइड है, इधर साइड है ना। तो साइड टू साइड ओवरलैप हमेशा कौन करता है, पी एक्स पी वाई। अब आपका दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर आपने पी जेड को तो हेड टू हेड करवाया है ना, और पी एक्स और पी वाई को ऐसा क्यों करवा रहे? तो पी ऑर्बिटल याद है बेटा, पी ऑर्बिटल कितने टाइप के होते हैं, पी एक्स, सर 3 टाइप के होते हैं, पीएक्स पीवाई पीजेड। पी जेड 3 टाइप के, और तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। यस सर। तो अब अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो तीनों को बोर्ड पे दिखाना बहुत डिफिकल्ट है, फिर भी मैं ट्राई करता हूं। तो एक ऐसे दिखाओगे आप, ठीक है, जो आप ऐसे दिखा दो उसको एज्यूम कर लो ये पी जेड, ठीक है। अब इससे 90 डिग्री पर एक और होगा, वो सपोज पी एक्स है, कुछ भी मान सकते हो, ये पी एक्स, ये सपोज इधर जा रहा है, ये पी एक्स इस डायरेक्शन में। अब एक ऐसा होगा जो आपके जहां से आप बैठे हो आपकी तरफ उठा होगा और बैक साइड में गया होगा, तभी तो तीनों परपेंडिकुलर होंगे ना। यस सर। अब उसको मैं बोर्ड में तो दिखा नहीं सकता, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ, मैं सोचता हूँ ऐसे दिखा देता हूँ,
लेकिन ये होगा क्या, ये आधा आपकी तरफ, स्टेरिक आप आधा आपकी तरफ उठा होगा, आधा अलग उठा होगा। अब मान लो 3 p ऑर्बिटल के सामने फिर 3 p ऑर्बिटल, ये एक एटम है सपोज, एक दूसरा एटम और लाते हैं सामने। अब दूसरा एटम लाओ बेटा, उसका भी ये कौन सा ऑर्बिटल होगा, PZ pz। अब ये वाला उसका कौन सा ऑर्बिटल होगा बेटा, PX px। और एक जो फिर इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा वो ऐसे होगा, PY। py। अब सोचो जरा, हेड टू हेड ओवरलैप कौन सा यस सर, हुआ, बात समझ आ गई। हेड टू हेड ओवरलैप कौन सा हुआ बेटा, देखो अब सर यहाँ पे PZ जो ओवरलैप हो गया हेड टू हेड, और बाकी जो दोनों PY और PX है वो ओवरलैप हुए कोलैटरली। कोलैटरली। अब क्लियर हो गया कि pz के साथ जाएगा, सपोज ये px है, ये px के साथ जाएगा तो कौन सा बॉन्ड बना रहा है, देखो सिग्मा बॉन्ड। ओ बेटा, सर पाई बॉन्ड, px पाई पाई बॉन्ड, बॉन्ड। और ये py व्हाइट वाला देखो, py के साथ जा रहा है तो कौन सा बॉन्ड बना रहा है, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड। लेकिन pz कौन सा बॉन्ड बना रहा है, येलो वाला देखो, सर वो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। है ना। तो अब आपको याद, इसका मतलब मैं आपसे पूछूं, अब देखो सारा समराइज कर रहा हूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि कोवलेंट बॉन्ड के कितने टाइप होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, S2 टू टाइप्स, टू टाइप, सिग्मा एंड पाई। पाई बॉन्ड। दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा, सिग्मा एंड पाई में, सर पाई में सिग्मा में साइड टू सिग्मा साइड, बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय एंड टू एंड ओवरलैपिंग। यस, और पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय साइड टू साइड ओवरलैप। साइड टू साइड कोलैट। अब आपसे एग्जांपल पूछा जाएगा तो क्या बोलोगे आप कि सिग्मा कौन कौन सा वाला ओवरलैपिंग से होगा, एस और एस, हेड टू हेड। एंड pz। और पाई किससे बनेगा बेटा, PX PX एंड PY। अब क्लियर है सारी चीज, यस यस सर। सर, यस सर। अब आ जाओ ऊपर से, अब अपनी चीजें नोट कर लो यहाँ से, मुझे बताते जाना नोट कर, जो कर लिया है। पहला मैंने यहाँ से किया था सिग्मा सर एंड नीचे वाली डेफिनेशन। पाई बॉन्ड, और यहाँ से साइड में लिख देना टाइप्स ऑफ, सर ये किसके टाइप्स हैं, कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट। सर S के भी कोई टाइप होता है सिग्मा क्या? और पाई टाइप्स ऑफ कोवलेंट। पहले सिग्मा बॉन्ड कंप्लीट कर लो। सर S का भी सर ऐसे ही होता है, S X और Y और Z। नहीं, एस तो बेटा कोई वो डायरेक्शन तो ही नहीं है सर्कुलर ना, है। स्फेरिकल चीज की तो कोई डायरेक्शन ही नहीं है ना। स्फीयर जैसे दो बॉल है, क्रिकेट बॉल होती है, तो दो बॉल का कोई डायरेक्शन नहीं होता, वो तो जब आएंगे तो किसी को हेड मान लो। अच्छा सर, यस सर, ओके। इसलिए एस एस वाला तो हमेशा हेड टू हेड ओवरलैप करेगा और सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। सर हाँ, सर जैसे हम पाई लेते हैं, मतलब P और सर S है, सर ये इनकी शेप हमें कैसे पता चलेगी, इसकी डबल शेप्ड होगी और इसकी सर्कुलर? वो बेटा बड़ी लंबी स्टोरी है, वो आगे आएगी। वो कैसे उन्होंने डिसाइड किया, क्वांटम मैकेनिक्स लगाई, क्वांटम नंबर लगाए, अभी आपको याद ही रखना इस लेवल पर। सर एक बार पाई बॉन्ड फिर से बता दीजिए। ये हो गया कंप्लीट बेटा, आगे लिख दूं मैं, आगे चलो। यस सर। ये पाई बॉन्ड है आपका। सर कोलेटरल ओवरलैपिंग मतलब? ये कोलेटरल ओवरलैपिंग है बेटा, जो साइड से होती है, ये वाली देखो, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, थोड़ा सा इधर थोड़ा सा इधर, कोलेटरल है, पाई बॉन्ड बना रही है। अब बेटा एक बात ध्यान रखनी है,
अगर सिग्मा और पाई दोनों प्रेजेंट हो तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड ज्यादा इफेक्टिव है ओवरलैपिंग से बना है, इसलिए वो आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो। आप नोट क्या लिखोगे, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई पाई बॉन्ड बॉन्ड ड्यू टू head to head effective overlapping। अगर दो के बीच सिग्मा और पाई दोनों हैं तो हेड टू हेड के बीच इफेक्टिव ओवरलैपिंग, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड ड्यू टू हेड, क्योंकि जो हेड टू हेड या एंड टू एंड होता है उसमें ज्यादा मिक्सिंग होती है और साइड टू साइड में थोड़ा थोड़ा मिक्सिंग होता है। सर जो और हमेशा दो एटम के बीच पहला बॉन्ड सिग्मा ही बनेगा बेटा, पहला सिग्मा बनेगा उसके बाद पाई बनेगी। सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड और उसका रीजन दोगे ड्यू टू इफेक्टिव ओवरलैपिंग। क्लियर? यस सर। अब देखो बेटा जो आपने पढ़ा है उस पर इसको अप्लाई करते हैं। मैंने आपको कुछ एल्केन एल्कीन एल्काइन ऐसा कुछ बताया होगा, है ना? यस सर। यस यस सर। ये देखो नॉलेज क्लाउड में देते हैं, केसी का मतलब नॉलेज क्लाउड। मैंने आपको एक एल्केन बताई होगी, एक मैंने आपको एल्कीन बताई होगी बेटा, और एक एल्काइन, और एक आपको एल्काइन बताई होगी, ठीक है है। ना? और मैंने जैसे एल्केन है, एल्केन की पहचान क्या बताई थी, जिसमें कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड। और एल्कीन क्या बताया था बेटा? कार्बन के डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड होती और एल्काइन क्या बताया था? सर, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड। वेरी गुड, ट्रिपल बॉन्ड। अब सपोज मैं आपको बोलता हूँ, मैं कहता हूँ एग्जांपल देता हूँ और उसकी स्ट्रक्चर बना के दिखाओ मुझे, तो आपको दो चीजें पता लगती। एक तो कार्बन की टोटल वैलेंसी कितनी हो सकती है कि एक कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है टोटल? 4। और आपको ये भी पता लग गया पहला पहला बॉन्ड सिग्मा होता है, बाकी वाले बॉन्ड पाई होते हैं, है ना? तो अब देखो मैं आपको ये बोलता हूँ कि C2H6 का स्ट्रक्चर बनाओ। देखो C2H6 मैंने नेमिंग सिखाई थी, C2H6 एल्केन है। यस सर। यस सर। यस सर। और C2H4 एल्कीन है बेटा फार्मूले से। यस सर। यस सर। C2H एल्काइन है। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस। अब मैंने आपको सपोज बोला कि इनकी स्ट्रक्चर बनाओ, तो देखो दो कार्बन है, एल्केन है, तो दोनों कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड होगा? सिंगल। एल्केन है ना, सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल। और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है बेटा। यस सर। ये हो गया। तो इस वैलेंसी पर कौन सा बॉन्ड अटैच कर दूंगा मैं? किसको अटैच कर दूं? हाइड्रोजन। 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 एच। एच कर दिया, हाइड्रोजन कर दिया। अब जो भी दो एटम के बीच पहला बॉन्ड होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है? फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा। तो अब देखो बेटा इसका मतलब ये फर्स्ट है, ये भी सिग्मा, 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 ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा। तो C2H6 जिसको आप इथेन बोलते हो, तो इथेन में कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे? आप लिख सकते हो ना, इथेन 7 कंटेन 7 sigma bonds. 7 सिग्मा बॉन्ड। समझ आ गई बात बेटा? Yes sir, आ गया। क्लियर है? इथेन कंटेन 7 Yes sir. सिग्मा। अब सपोज आपको C2H4 में कोई बोले तो कैसे बनाओगे? C2H4 क्या है? एल्कीन। तो कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा बेटा? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। तो हमें ये पता है कार्बन का वैलेंसी कितना होगा? ईच कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? टेट्रा वैलेंसी 4। दो आगे, दोनों के लिए 2 है तो 2 वैलेंसी और ओपन कर देते हैं। अब इस वैलेंसी को किससे फिल करोगे? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से। अब देखो बेटा
अब इसमें काउंट करो कितने सिग्मा कितने पाई। देखो पहला बॉन्ड तो हमेशा सिग्मा ही होता है, ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा, हाइड्रोजन तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड अटैच करेगा, और इनमें से एक सिग्मा और दूसरा क्या बताना पड़ेगा मुझे, पाई। तो C2H4 बेटा आपका इथीन है, तो आप इसका आंसर क्या दोगे, इथीन कंटेन, क्या बोलोगे, 1 2 3 4 5 सर वो पाई क्यों? और 1 5 पाई बॉन्ड। सर 1 पाई बॉन्ड और 5 सिग्मा बॉन्ड। Similarly, you can see here in third example. Do you have? सर पहला बॉन्ड हमेशा पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड क्यों होता है? सर पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड क्यों होता है? पहला जो होगा जहां बॉन्ड बनता है उसको Z एक्सिस लेते हैं, पहला बॉन्ड Z एक्सिस पे बनता है, तो Z एक्सिस पर जो बॉन्ड बनेगा वो हमेशा सिग्मा होगा बेटा, PZ से बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा पहला, ठीक है। अब आ जाओ, देखो सपोज मैंने C2H2 दिया आपको, तो C2H2 देखो क्या है, एल्काइन। बेटा अगर एल्काइन है तो ये तो क्लियर है कि कार्बन कार्बन के बीच मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ट्रिपल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, कार्बन कार्बन टेट्रावेलेंट है, वैलेंसी 4 पूरी करनी पड़ेगी, 2 ही H तो आएंगे। अब मुझे इसमें देखना है बेटा सिग्मा और पाई बॉन्ड, देखो पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा, इसका मतलब बीच वाले दोनों बॉन्ड, बीच वाले के पास 2 पाई बॉन्ड, इसका नाम 2 दे सकते हो बेटा। अच्छा यहाँ मैं एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और बताता जाता हूँ आपको कि ये इथीन तो आयुपैक नाम है इथीन, इसका कॉमन नाम पता है इथीन का? एसिटिलाइन। नो, इथाइलिन, 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 ये कॉमन नेम है सर, कॉमन नेम इथाइलिन। हाँ बोलो सर वो पाई बॉन्ड कैसा है मुझे समझ में नहीं आया सर। कौन सा पाई बॉन्ड बेटा, और किस वाले एग्जांपल में कह रहे हो पाई बॉन्ड कैसे आया? सर एल्कीन, कौन से और वो वाले जो example? भाई एल्कीन में C2H4 है, पिछली क्लास में ली थी बेटा आपने, जो मैंने पढ़ाई थी पिछली, एब्सेंट थे या प्रेजेंट थे? सर एब्सेंट था। अभी दिक्कत आ रही है ना बेटा, तो ये C2H4 है, तो यहाँ मैंने लिख दिया ये एल्कीन का फार्मूला है C2H4, ये एल्कीन का फार्मूला, इससे बनाते हैं, देखो CnH2n से, इसका जनरल फार्मूला CnH2n है, इसका जनरल फार्मूला CnH2n+2। इसमें क्लास ऑर्गेनिक में मिक्स कर दी ना तो कोई काम का ही नहीं रहेगा, एक भी क्लास मिस नहीं करनी है इसमें। और ये Cn, ये कितना आ गया, ओके सर। तो CnH2 होता है। तो इस फार्मूले में कार्बन का नंबर रखते जाते हैं, उससे फार्मूला निकल आता है CnH2n-2। तो आप देखो यहां पर अगर n की वैल्यू 2 रखूंगा तो H कितना आ जाएगा, 4 कार्बन 2 तो H2 2 या 4, C2H4 फार्मूला इसका मतलब एल्कीन का है, इससे पता लगता है। जैसे इसमें देखो यहां पर n की वैल्यू, तीसरे वाले में n की वैल्यू 2 रखूंगा तो कितना आ जाएगा, देखो C2H2 2 या 4 -2, तो C2 और H2 आ जाएगा ना, ये वहां से पता लगा हमें कि यहाँ कार्बन सिंगल बॉन्ड रखना है या डबल रखना है या ट्रिपल। तीसरे वाला जो मैंने एग्जांपल दिया बेटा, ये है आपका इथाइन, ईथ 2 कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो इथाइन, या इसका कॉमन नेम होता है एसेटिलीन, कॉमन नेमिंग एसेटिलीन है। तो एसेटिलीन में देखो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, एसेटिलीन में सिग्मा बॉन्ड देखो 1 2 3 येलो वाले, और पाई बॉन्ड ड्रॉ कर लो बेटा। इस टाइप से हम एल्केन एल्कीन एल्काइन में स्ट्रक्चर ड्रॉ करके सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। सर हमें याद रखना है कार्बन का वैलेंसी 4 होता है। हाँ बोलो सर, थर्ड एग्जांपल में
हमने 2 पाई बॉन्ड क्यों रखे हैं सर? हम ऐसा नहीं कर सकते कि 2 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड? ऐसे रखोगे बेटा, हाइड्रोजन के साथ तो पाई बॉन्ड बन ही नहीं सकता ना। हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल होता है तो सिग्मा ही बनाएगा। नो सर, मिडल में 1 सिग्मा है और सर 2 पाई है, तो सर 2 सिग्मा और 1 पाई हो बेटा सकता वैलेंसी 4 कैसे पूरी करोगे? वैलेंसी भी तो 4 करनी है ना। है। ओके सर। सर हाँ सर कार्बन के पास तो सर 2s ऑर्बिटल होते हैं और एक p ऑर्बिटल होता है। तो सर अगर 2 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे तो सर वहां पे 2 तो सिग्मा बन जाने चाहिए ना, क्योंकि जो s ऑर्बिटल है वो s ऑर्बिटल के साथ अगर बनाएंगे बॉन्ड तो फिर सर 2 तो सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे और एक ही रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बोला आपने। अब जरा ध्यान से देखो कार्बन को, तो 2 सिग्मा दिखाई देंगे आपको हर एक कार्बन के पास। ओके सर, समझ एक गया। समझ गए ना, एक हाइड्रोजन के साथ, एक कार्बन के साथ, समझ गए। यस सर। डन करते जाना बेटा, बताते जाना, इससे आगे चलता जाऊं मैं। यस सर, हो गया नोट। यस सर, लिख लिया, सभी ने कर लिया। चलो बेटा, सभी ने कर लिया। यस सर। अब हमने ये भी सीख लिया बेटा कि कार्बन जो अपनी बॉन्डिंग करता है वो कोवलेंट बॉन्डिंग बनाता है, और कार्बन जो कोवलेंट बॉन्डिंग बनाता है वो भी 2 टाइप की बनाता है, सिग्मा और पाई। कौन कौन से क्या बनाते हैं वो हमने जो है इसके सिंबल। फिर पॉइंट आता है अकुरेंस ऑफ कार्बन। कार्बन किस किस चीज में प्रेजेंट रहता है, अकुरेंस ऑफ कार्बन। कार्बन देखो, जो आपकी नेचर है, नेचर में फ्री स्टेट में एलिमेंट की फॉर्म में मिलता है और कंबाइंड फॉर्म में भी मिलता है, दोनों फ्री स्टेट में मिलेगा और कंबाइंड फॉर्म में, कंबाइंड का मतलब कंपाउंड की फॉर्म में भी मिलता है। अब फ्री स्टेट में जो नेचर में मिलता है ये एक्चुअली मेनली 2 फॉर्म में मिलता है, लेकिन एक अनदर फॉर्म भी मिलता है आपको, बट मेनली 2 फॉर्म, डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड एंड ग्रेफाइट, डायमंड और ग्रेफाइट में आपको मेनली मिलता है। एक और होता है फुलरिन, बकमिनिस्टर फुलरिन बोलते हैं, वो भी इसका फॉर्म हो सकता है, बकमिनिस्टर फुलरिन। 360। तो हाँ, फ्री, तो आपसे पूछा जाएगा भाई फ्री के फॉर्म में कौन कौन सा है, तो क्या क्या आंसर दोगे? डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिनिस्टर 360। फुलरिन। हाँ, और कंबाइंड में तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फॉसिल्स है, कार्बन डाइऑक्साइड है, लकड़ी जो वुड होती है। देखो कंबाइंड फॉर्म तो बहुत सारी, कंबाइंड फॉर्म इसका बहुत सारी। अब पॉइंट ये आता है बेटा कि एक टर्मिनोलॉजी आती है जिसको बोलते हैं हम एलोट्रोप्स। क्या बोलते हैं हम? एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स क्या होता है, अगर डिफाइन करो आप तो एलोट्रोप क्या होगा? देखो डिफाइन करता हूं मैं। सर एलोट्रोफ सर ऐसे कम अगर एलोट्रोप का मतलब जैसे सर ऐसे प्योर सब्सटेंसेस सपोज मैं बोल दूं आपकी एलोट्रोपी, मैं बता देता हूँ आपको। देखो एलोट्रोपी क्या होता है, एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट, an element can exist in more than one physical form. फिजिकल प्योर फॉर्म कह दो चाहे, फिजिकल फॉर्म, तो फिजिकल फॉर्म ज्यादा बेटर है। फिजिकल फॉर्म, एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट मोर देन वन फिजिकल फॉर्म। तो इस प्रॉपर्टी को हम कह सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, ऐसे लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट टू एग्जिस्ट या कैन एग्जिस्ट, कुछ भी कह दो, टू एग्जिस्ट इन मोर देन वन फिजिकल फॉर्म, उसको बोलते हैं हेलोट्रोप। एन एलिमेंट टू एग्जिस्ट मोर देन वन फॉर्म। देखो बेटा, इसमें हमारे पास क्या है कि जो इसके अंदर फॉर्म्स हैं,
एलोट्रोपी, तो एलोट्रोपी जो है आपको एलिमेंटल फॉर्म देने, जिसके एग्जांपल देखो, जैसे एग्जांपल एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। तो कार्बन में वैसे तो बहुत सारे एलोट्रोप होते हैं, लेकिन आपको सिर्फ क्रिस्टलाइन फॉर्म लेना है, तो आप आंसर क्या दोगे? डायमंड, ग्रेफाइट, ये तो मिलते ही है नेचर में बहुत ज्यादा। भाई ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का मतलब कोयला, कोयला जितना भी हमारे नेचर में फॉर्म में पड़ा है ना, कार्बन, कार्बन ज्यादातर ग्रेफाइट की फॉर्म में मिलता है हमें। और ग्रेफाइट अगर बहुत ज्यादा, मतलब ये कोयला नहीं है, कोयला एमॉर्फस होता है, कोयले का क्रिस्टलाइन फॉर्म एक फिक्स फॉर्म होता है, जिसको ग्रेफाइट बोलते हैं। ग्रेफाइट देखा होगा बेटा आप लोगों ने? यस तो सर। बता सकते हैं? सर पेंसिल में सर कार्बन दो कार्बन एटम से जो है, एक कार्बन एटम दो कार्बन एटम से स्ट्रांगली जॉइंट बॉन्डेड होता है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे ऐसे पूछ रहा हूँ, फिजिकली देखा हुआ ग्रेफाइट? फिजिकली पेंसिल, जो पेंसिल्स होती हैं, पेंसिल्स के अंदर जो ब्लैक जो रोड होती है वो ग्रेफाइट है बेटा। डायमंड भी देखा होगा, डायमंड, ग्रेफाइट, और एक बहुत रेयरेस्ट जो अभी रिसेंटली डिस्कवर हुआ है वो आपका फुलरीन है। तो डिटेल सर ये नेचुरल है या फिर मैन मेड है, तो बकमिस्टर फुलरीन जो है तो नेचुरली, लेकिन है रिसेंटली, अभी जो है रिसेंटली डिस्कवर किया, बहुत कम, रेयर मिलती है तो तीनों ही नेचुरल, डायमंड भी नेचुरली मिलता है, ग्रेफाइट भी नेचुरली मिलता है, और फ्लोरीन भी नेचुरली मिलता है। तो पहले आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज एलोट्रोपी, तो आप क्या बोलोगे? प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट टू एग्जिस्ट इन मोर देन वन फिजिकल फॉर्म इज नोन एज एलोट्रोपी। जैसे एग्जांपल ऑफ एलोट्रोपी, कार्बन में प्रेजेंट है तो आप बोलोगे यस प्रेजेंट है, और अगर वो पूछेगा प्रेजेंट है तो भाई कौन कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट है, तो आप बोलोगे जो कॉमन एलोट्रोप्स है, वैसे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन ज्यादा कॉमन एलोट्रोप्स है वो डायमंड एंड ग्रेफाइट है, और दूसरा जो है बकमिस्टर फुलरीन है वो न्यू एलोट्रोप्स है, जिसको रिसेंटली डिस्कवर हमने किया है। क्लियर? यस सर। डन कर दो बेटा, लिख दो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। सारे पॉइंट माइंड में रख के जाना, लास्ट में रिवाइज करवाऊंगा, पूछूंगा आप लोगों से साथ की साथ। किसी ने भी छुट्टी नहीं करनी है इस क्लास के अंदर, छुट्टी करोगे तो मिस हो जाएंगी चीजें। यस सर, बिल्कुल नहीं करेंगे छुट्टी। इजी सा चैप्टर है, इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट चैप्टर, और दूसरी बात है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फंडामेंटल केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक, जो आगे आप अगर फर्दर केमिस्ट्री में जाते हो तो उसके लिए बहुत जरूरी है बेटा। फिजिकल केमिस्ट्री भी होती है? हाँ बेटा, फिजिकल भी होती है, केमिकल भी होती है, ऑर्गेनिक भी होती है, इनऑर्गेनिक। ओके सर। सर सर प्रॉपर्टी खाली कार्बन शो करते हैं, कोई और भी कोई एलिमेंट शो करते हैं? वो तो हर एलिमेंट में, कई सारे एलिमेंट में मिलता है, लेकिन हमारा अभी चैप्टर कार्बन का पढ़ रहे हैं ना, इसलिए कार्बन के पढ़ेंगे। यस सर। चलो बेटा आगे लिख लिया? यस सर, लिख लिया, नोटेड। यस सर लिख लिया। यस सर लिख लिया। चलो फिर लिख लिया तो बढ़ते हैं आगे। ये कौन सी बुक है? बुक नहीं है यार, ये मेरे पेज है, वो मैं वैसे ही। ये तो फिटजी का मॉड्यूल है। हाँ वैसे से उसके नोट्स उसके हैं, इसमें अपने को क्वेश्चन बने बनाए मिल जाएंगे ना। देखो अब क्या, अब इसके अंदर क्या चीज है कि जैसे मान लो आपको अब स्ट्रक्चर बता दिया उसने, कह दिया कि भाई आपके पास ये स्ट्रक्चर है, भाई ये एलोट्रोप्स है, तो पहला एलोट्रोप्स क्या बताया मैंने आपको? डायमंड। अब देखो डायमंड जो होता है, डायमंड के अंदर क्या है कि इसमें अगर हम पहले इसकी जो फिजिकल अपीयरेंस देखो, देखो इसकी, तो फिजिकल में क्या होगा कि डायमंड बिल्कुल जो होता है इसका कलर नहीं होता, ये कलरलेस होता है, कलरलेस होता है, लेकिन ट्रांसपेरेंट होता है, कलरलेस ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट होता है।
और इसमें क्या होता है कि आपको क्या दिखाई देती है, इसके अंदर एक चमक दिखाई देती है, ब्रिलियंसी दिखाई देती है ना, तो इसमें चमक होती है, शाइनिंग होती है, और इसकी डेंसिटी जो होती है, डेंस होता है ये। सर इसकी खुद की चमक नहीं होती है ना? वो तो चमक किसी की भी खुद की नहीं होती है, वो मेटल्स की होती है, इनमें तो लाइट जाती है ना, उसको रिफ्लेक्ट करता है ये, इसलिए आता है ना। तो ये क्या है, डेंस है, और इसलिए क्या है, ये पूरा हार्डेस्ट सब्सटेंस है, डेंस। अभी इसके रीजन बताऊंगा। नेचुरल हार्डेस्ट, ये बोल दो कि मोस्ट हार्डेस्ट इन द वर्ल्ड। नेचुरल मटेरियल। भाई आर्टिफिशियली तो बना लिए हमने, लेकिन नेचुरली जो है ये सबसे हार्डेस्ट मटेरियल। सर हार्डेस्ट से न्यूक्लियर पास्ट है, और बैड कंडक्टर है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। It's a high melting point and high boiling point. तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी है बेटा, ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है ना। और इसमें हम क्या कर सकते हैं कि क्या, देखो इसकी स्टडी या सब पॉइंट कैसे आते हैं, इसमें क्या क्या रीजन है, इसके रीजन क्या है, तो वो इसकी स्ट्रक्चर में बेटा। अगर मैं फिजिकल अपीयरेंस को इसकी स्ट्रक्चर से मैच करूं, तो इसमें क्या होता है कि कार्बन कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड, और वो जो कार्बन कार्बन बॉन्ड बोलोगे वो आप बोलोगे नेटवर्किंग, वन वर्ड में कर देते हैं इसको, नेटवर्किंग 3D का मतलब 3 डायमेंशनल कार्बन कार्बन बॉन्ड होते हैं इसमें। जैसे ये कार्बन आया है, सपोज ये कार्बन है, तो इस कार्बन से फिर क्या 4 अनदर कार्बन अटैच होंगे ऐसे, क्योंकि सारे बॉन्ड तो सिंगल है, ऐसे बना दिया हमने सपोज। फिर ईच कार्बन से फिर आगे 4 बना सकते हो ऐसे, ऐसे तो नेटवर्किंग स्ट्रक्चर चलती जाएगी। और इसलिए क्या होता है, इस बॉन्ड को ब्रेक करना बड़ा डिफिकल्ट होता है बेटा। ये जो बॉन्ड जो होता है, उस बॉन्ड को ब्रेक करा के जितना मर्जी बना लो, वो आगे बनाते जा सकते हो, ऐसे दिखाओगे आप। तो ये क्या होता है कि ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होते हैं, ये जो काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, तो ये नेटवर्किंग जो स्ट्रक्चर होती है, यही रीजन होता है कि इसमें जो आपका हार्डेस्ट मटेरियल, मोस्ट हार्डेस्ट मटेरियल, आपसे पूछेगा मोस्ट हार्डेस्ट सब्सटेंस क्यों है, इसकी प्रेजेंस के रीजन से बोलोगे मोस्ट हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस ड्यू टू नेटवर्किंग 3D बॉन्ड, नेटवर्किंग कार्बन कार्बन बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग, कोवलेंट तो नहीं है, कार्बन कार्बन कोवलेंट बॉन्डिंग। दूसरी बात देखो कि इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, कार्बन के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं ना, और 4 के 4 बाउंड हो गए। तो इसमें क्या है, कार्बन does not have free इलेक्ट्रॉन, और जिसके फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए क्या होता है, सो इट इज बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए क्या है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है पास नहीं हो सकती। तो दोनों रीजन देने हैं इसके अंदर आपने। डायमंड जो है लिंक्ड है एक दूसरे से, कोवलेंट बॉन्डिंग के थ्रू है, और इसका जो ईच अगर बनाओगे आप, ऐसे देखोगे ना, एक खास बात और देखो, जब इसको आप ऐसे जोड़ोगे, ऐसे 4 बॉन्ड को, ऐसे 4 बॉन्ड को जोड़ो, देखो सपोज मैं 4 बॉन्ड अटैच करता हूँ, एक बॉन्ड सपोज इधर गया, एक इधर गया, एक इधर गया, एक इधर गया, इस टाइप की एक स्ट्रक्चर बनेगी बेटा। और इस टाइप की स्ट्रक्चर में स्पेशली एक पॉइंट आता है, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं उसको, हायर क्लासेस में पढ़ोगे, लेकिन यहाँ सिर्फ मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आपको कि हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन में कार्बन में देखो जितने बॉन्ड होते हैं ना, एस से स्टार्ट होता है, तो ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, देखो कार्बन कितने 4 बॉन्ड बना रहा है ना, तो 4 वाला हाइब्रिडाइजेशन बोलोगे कार्बन का, बस ये वर्ड याद रखना, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाएगा, तो sp3 बोलोगे। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बताओगे, एक s, देखो टोटल बॉन्ड 4 होते हैं, तो ऑर्बिटल 4 दिखा दो, पहला ऑर्बिटल s, 3 ऑर्बिटल और दिखाने हैं, तो 3 और कौन से जाएंगे बेटा, p3, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, sp3 है तो 4 की 4 बॉन्ड आ गए, इसीलिए हम कहते हैं कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, डज नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन, इसलिए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
दूसरा देखोगे कि जब ये sp3 हाइब्रिड होता है तो इसकी शेप इस टाइप से होती है जो आप देख रहे हो सामने। ये जो आप बेटा शेप देख रहे हो, इस शेप को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल। कौन सी शेप बोलते हैं इसको हम? तो आप शेप देख रहे हो, टेट्राहेड्रन। इस शेप को आप बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन। जब भी sp3 आ जाएगा तो शेप जो होगी टेट्राहेड्रल। जब टेट्राहेड्रल शेप होता है तो क्या होता है कि इसके एज बड़े तीखे हो जाते हैं। देखो ये एज जो होते हैं, एजेस जो होते हैं काफी शार्प हो जाते हैं, और एजेस शार्प हो जाने की रीजन से तभी क्या है कि ऐसे बहुत सारे एजेस ऐसे टेढ़े मेढ़े हर जगह ऐसे रखे होते हैं ऐसे करके। देखो इसका टेट्राहेड्रल ऐसे बन जाएगा ना, ऐसे डायमंड ऐसा ही बनाया तो दिखाते हो कभी डायमंड की शेप देखना आप, कभी भी डायग्राम देखना, ऐसे करके दिखाते हैं ना, आपने एड वेड देखी होगी डायमंड की, ऐसा दिखाते हैं ना डायमंड। तो उसमें होता क्या है, ऐसे कार्बन कार्बन फिर कार्बन होंगे अटैच होंगे, तो ये टेट्राहेड्रल शेप में कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसके एजेस जो होते हैं टेट्राहेड्रल एजेस आर वेरी शार्प। तो इसमें शार्प है और जिगजैग है। अगर शार्प है तो शार्प से क्या हुआ बेटा, शार्प से इसको क्या फायदा हुआ? अगर ये टेट्राहेड्रल एजेस जो शार्प है, इसलिए इसको क्या है कि ये इसको हम किस यूज में करते हैं, सो इट इज यूज्ड एज, आपको पता है कटिंग ग्लास, यूज्ड एज ग्लास कटिंग। इट इज यूज्ड फॉर कटिंग ग्लास। जो ग्लास को काटने के लिए नाइफ बनाया जाता है ना, उसमें डायमंड लगा होता है, क्योंकि हार्डेस्ट मटेरियल है, हार्डेस्ट मटेरियल है, शार्प इसके ये होते हैं, तो ये इसलिए हम ग्लास को काटने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ग्लास को कटिंग करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो बेटा ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रॉपर्टी क्या क्या है। तो डायमंड में प्रॉपर्टी एक बार रिपीट कर दो, क्या प्रॉपर्टी बोलोगे? कलरलेस है, ट्रांसपेरेंट है, डेंस है, हार्डेस्ट नेचुरल मटेरियल। ये हमें इसका एक्सप्लेन, और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और दूसरी बात, ये एजेस जो होते हैं टेढ़े मेढ़े होते हैं, इसलिए इसका रिफ्लेक्शन भी होता है। तो इसका रिफ्लेक्शन भी जो शो करता है वो काफी शोज हाई ऑर्डर ऑफ एजेस से लाइट को। जैसे मान लो बहुत सारे शीशे आगे पीछे करके लगा दे तो लाइट रिफ्लेक्ट होने लग जाती है ना बहुत ज्यादा ऑर्डर में। ऐसे यहाँ पर अपने आप एक ही डायमंड से बहुत सारा रिफ्लेक्शन होता रहता है। तो इनकी प्रॉपर्टी का रीजन ये है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है तो लाइट एस्केप नहीं कर पाती। रिफ्लेक्शन भी होता है, दूर से कहते हैं ना लश्कारा मारना, लशक बोलते हैं जिसको। तो डायमंड यस सर, चमक लगाता है, लशक लगाता है। तो और जो है दूसरा मैंने एक स्पेशल पॉइंट इसमें बताया कि इसमें अगर आपका आ जाए कि कार्बन कार्बन में कौन से टाइप की बॉन्डिंग है, तो क्या बोलोगे बेटा, किस टाइप की बॉन्डिंग? सिग्मा बॉन्ड ना, सिग्मा तो है। नेटवर्किंग 3D, 3 डायमेंशनल कार्बन नेटवर्किंग 3D सर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। हाँ, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बोलोगे। हाइब्रिडाइजेशन पूछे तो क्या बताओगे? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट भी बता सकते हो, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह कितना बताओगे? बहुत हाई होता है बेटा। सर 1500। नहीं सर बहुत 3000 से ऊपर होता है। 3500। हाँ 3000 से भी ऊपर होता है बेटा। यस सर। सर ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट भी है। सर ये हीट का भी बैड कंडक्टर है। हीट का नहीं बेटा, इलेक्ट्रिसिटी का। सर डायमंड जो है वो काफी काइनेटिकली मोस्ट स्टेबल होता है ना? नहीं, ग्रेफाइट मोर स्टेबल होता है बेटा। ये तो रेयर मिलता है ना, हार्ड है। होता क्या है, देखो इसकी स्टोरी बताता हूँ। देखो जैसे कोई भी मान लो ग्रेफाइट फॉर्म भी है या कोयला फॉर्म भी है कार्बन का, अगर वो किसी स्पेशल अर्थ के अंदर स्पेशल रीजन में पड़ा हो जहां पर हाई टेम्परेचर और प्रेशर लग जाए, बहुत टेम्परेचर हाई हो जाए, बहुत प्रेशर हाई हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हाई टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन में यही जो कार्बन होता है, जो ग्रेफाइट होता है, वो एक न्यू फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वो होता है आपका डायमंड। इसीलिए कहते हैं ना कि डायमंड बनने के लिए तपना पड़ता है, जो अपने बोलते हैं। जैसे आप सब लोग पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन जो बहुत अच्छे से करेगा, बहुत बढ़िया पढ़ाई करेगा, अदरवाइज सारे कार्बन है, कोयला है सभी, लेकिन उनमें से उसी कार्बन से फिर क्या बनेगा, डायमंड बनेगा कोई।
तो बहुत सारा कंडीशनल उसको चीजें मिलेगी, बहुत मेहनत करेगा तो वो जाके डायमंड बनता है। तो कार्बन जो है, डायमंड तो रेयरेस्ट फॉर्म है, और मोस्ट अबंडेंट फॉर्म कौन सी है कार्बन की? ग्रेफाइट। 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 तो आपसे अगर पूछा जाए थर्मोडायनेमिकली स्टेबल कौन है, तो आंसर जो ज्यादा मिलता है वो देते हैं। सर तो ज्यादा कौन मिलता है? सर थर्मोडायनेमिकली तो सर ग्रेफाइट है, बट सर काइनेटिकली तो सर डायमंड को बोला जाता है। काइनेटिकली ऐसे नहीं हो रहा है, वो काइनेटिकली तो रिएक्शंस होती है, तो डायमंड रिएक्शन थोड़ी करता है बेटा, वो अलग चीज होती है। जो आप बोल रहे हैं ना, वो यहाँ यूज नहीं होती। ओके सर। काइनेटिक का मतलब है, काइनेटिक का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, थर्मोडायनेमिक मतलब हीट करने पर जो मोस्ट अबंडेंट होता है। हाँ, हार्डेस्ट मटेरियल बोलेगा तब आप बोल सकते हैं। कार्बन के फोर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में है, इसलिए इसके पास क्या नहीं होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन भी नहीं होगा। यस सर, डन। कर लिया बेटा सभी ने? यस सर। यस सर, डन। यस सर। यस सर। अगर अब कार्बन का दूसरा फॉर्म देखें अपने, दूसरा एलोट्रोप्स मैंने क्या बताया था आपको? ग्रेफाइट। 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 ग्रेफाइट में देखो आप, जैसे ग्रेफाइट का ये डायग्राम में ला रहा हूं, देखो ग्रेफाइट में क्या है, आपको लेयर्स दिखाई देंगे। तो ग्रेफाइट में से आप देखोगे, ये सर हेक्सागन शेप में। हाँ, ग्रेफाइट में पहला पॉइंट तो ये है कि ये थर्मोडायनेमिकली, ये याद रखना, ये पूछा जाता है एग्जाम में, बोला जाता है थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल देन, इवन किससे? मोर स्टेबल देन डायमंड। डायमंड से भी थर्मोडायनेमिकली जो है वो मोर स्टेबल है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट फॉर्म थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल फॉर्म। इसमें फर्क ये है कि अभी आपने देखा था कि वहां पर ईच कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा था। तो आपने ग्रेफाइट देखा, ये डायमंड देखा, डायमंड में ईच कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा था? 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा था। तो यहां पर क्या बोलोगे? ईच कार्बन 2 सिग्मा एंड 1 पाई। ऐसे बोलेंगे पहले। तो ईच कार्बन फॉर्म 3 सिग्मा, 3 सिग्मा बॉन्ड। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, सिग्मा की बात करते हैं अपने, तो इसका मतलब बेटा 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा तो स्ट्रक्चर ऐसा आएगा, है ना? फिर यहां जो कार्बन होगा वो भी 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, यहाँ कार्बन आएगा ये भी 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, यहाँ कार्बन आएगा वो भी 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, यहाँ कार्बन आएगा ये भी 3 सिग्मा बॉन्ड आएगा, यहाँ कार्बन आएगा वो भी 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो इस टाइप से देखो कि 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा तो 3 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में चलेंगे बेटा। ईच कार्बन के पास 1 2, इधर भी 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, ये 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही 1 2 3, ये आपके 1 2 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके सिग्मा बॉन्ड में चलेगी। ऐसे ही फिर आगे फर्दर, फिर ऐसे कार्बन, ये जो बनाएगा आपका, फिर ये कार्बन, फिर आगे ये लेयर बना देगा ऐसे, ये भी 3 3 बनाता जाएगा। तो ऐसे हेक्सागोनल आप देखोगे कि आपके पास हेक्सागोनल, यहाँ जोड़ दो इसकी बजाय, है ना, एक हेक्सागोनल, हमने ये लेयर बनाया तो एक ये लेयर बना। तो आप देखोगे हेक्सागोनल लेयर बनेंगी और हर किसी के पास 3 सिग्मा बॉन्ड, बट 3 सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ एक बॉन्ड फ्री, एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा बेटा। वो कौन से वाला है? हर एक कार्बन 3 इलेक्ट्रॉन अपनी बॉन्डिंग में दे रहा है, तो इनके पास क्या होता है कि 3 के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है।
तो यहाँ पर एक स्पेशल स्ट्रक्चर स्पेशलिटी क्या आती है आपके पास कि ईच कार्बन के पास बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं बेटा? बॉन्ड में 3 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो 3 बॉन्ड है, तो इसलिए हम कहते हैं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन 1s 2p sp2 होता है। डिफरेंस आ गया बेटा। डायमंड में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना था? sp3 sp3 यहाँ पर कितना आ रहा है? sp2 sp2 इससे क्या होगा कि ईच कार्बन हैज 1 फ्री इलेक्ट्रॉन, ईच कार्बन हैज 1 फ्री इलेक्ट्रॉन। इससे हर एक कार्बन के पास क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है? ऐसे से घूमते रहते हैं, ऐसे से घूमते रहते हैं, इधर ऐसे भी घूमते रहेंगे। तो घूमते हैं तो ये करंट को ले जा सकते हैं इधर उधर, ईच फ्री इलेक्ट्रॉन। और जब फ्री इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस हो बेटा, तो हमने क्या पढ़ा था? जब भी फ्री इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस होगी तो कौन सी प्रॉपर्टी आ जाएगी? सो गुड कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, good conductor of electricity गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यही रीजन है कि जो इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं वो आपके ग्रेफाइट के भी बनाए जाते हैं। इलेक्ट्रोड्स जो बनते हैं लाइट पास करने के लिए जो बनते हैं, उसको हम इसके थ्रू भी बना सकते हैं। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर ऐसी लेयर्स बनती है, तो इनकी स्ट्रक्चर में बात करें अपने, तो स्ट्रक्चर्स के फॉर्म के अंदर देखोगे ग्रेफाइट में आप, each carbon form 3 sigma bond, sp2, each has 1 free electron, so it is example of good conductor of electricity। तो और ये जो लेयर्स बनती हैं ऐसी, जो इसकी स्ट्रक्चर होती है, स्ट्रक्चर में इट कंटेन्स, ये हेक्सागोनल सा बन रहा है, दिखाई दे रहा है ऐसे, इट कंटेन हेक्सागोनल लेयर्स। और हेक्सागोनल लेयर में भी क्या खास बात है कि सपोज ये हेक्सागोनल लेयर आपने बना दी, और इधर से ये हेक्सागोनल लेयर बना दी आपने, ऐसे हेक्सागोनल लेयर, इधर भी क्या होगी? एक हेक्सागोनल लेयर बन जाएगी आपकी। और इन हेक्सागोनल लेयर्स के बीच में क्या डिस्टेंस रहता है? तो यहाँ पर तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, ऐसे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। डबल बॉन्ड तो नहीं होता, घूमते रहते हैं, तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ये तो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना जो घूमते रहते हैं बीच में। हाँ, वो पाई इलेक्ट्रॉन है बेटा, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड नहीं, पाई वाले ही होंगे। पाई बॉन्ड बन रहा है, दूसरे वाला बॉन्ड बन रहा है, तो इनको क्या बोलते हैं? तो इसके अंदर जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होगा और इनके बीच ये डिस्टेंस जो होगी, ये जो दो लेयर के बीच में डिस्टेंस होगी, ये लार्ज डिस्टेंस होगी, लार्ज डिस्टेंस, ये लार्ज डिस्टेंस होगा। और ये जो बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, जो ये बॉन्ड है, ये पार्शियल डबल बॉन्ड है, पार्शियल डबल। और ये लार्ज डिस्टेंस है, इसको हम जो है इसमें इनका इस रीजन से क्या होता है कि लार्ज डिस्टेंस है तो वीक बॉन्ड होगा ये, तो इसको बोलते हैं वीक बॉन्ड, वैन डर वाल बॉन्ड होगा। दो के बीच लेयर ना इजीली टूट जाती है, इसलिए क्या करते हैं हम, एक दूसरे के बीच में थोड़ा फोर्स लगाने पर इसको ब्रेक हो सकता है। तो देखो, अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टेंस है, तो मेरा पेन जहां चल रहा है उस पर ध्यान देना। देखो, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेंस एक लेयर में ही होती है, इस लेयर, ये जैसे ऊपर वाली लेयर से इन लेयर में हो रही है, इधर से करंट इधर नहीं आएगी, करंट इधर ही बहेगा। लेकिन दो लेयर्स के बीच में ब्रेक कर दोगे तो इनकी सरफेस स्मूथ हो जाएगी, इनका जो सरफेस होगा वो स्मूथ हो जाएगा दो लेयर के बीच में जो टूट करके। तो इसका यूज, ये लार्ज वैन डर वाल रेडियस है, इस रीजन से इसको हम जो यूज करते हैं वो पॉइंट दे सकते हो कि ग्रेफाइट यूज्ड एज ड्राई लुब्रिकेंट ड्यू टू स्लिपरी लेयर्स। ये जो लेयर्स होती हैं वीक वैन डर वाल फोर्सेस के बीच में जो लेयर है, ये थोड़ा सा फोर्स लगाने को टूट सकती है। ड्राई लुब्रिकेंट का मतलब समझते हो बेटा? एक तो ऑयल होता है जो लुब्रिकेंट होता है। ड्राई लुब्रिकेंट का बेस्ट एग्जांपल आपने कैरम बोर्ड देखी है, कैरम बोर्ड, कैरम बोर्ड यस सर कैरम बोर्ड का सरफेस स्मूथ नहीं होता है, तो उस पे क्या डालते हैं?
पाउडर 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 क्या कर देता है, इसका मतलब पाउडर उसकी सरफेस को क्या बना देता है, स्मूथ। बना देता है। तो उसको ऐसी किसी चीज को हम ड्राई लुब्रिकेंट बोल सकते हैं। तो मशीनरी में क्या डाला जाता है, ग्रेफाइट डाला जाता है। तो ग्रेफाइट क्या करता है कि वो ड्राई लुब्रिकेंट है अपनी स्लिपरी लेयर से, तो उसके बाद क्या है कि मशीन के पुर्जे घिसते नहीं। वहां इतने हाई टेम्परेचर पर काम कराना पड़ता है कई बार मशीनों को, तो तेल तो डाल नहीं सकते आप, तेल डालोगे तो उड़ जाएगा तेल। तो इसलिए हम वहाँ ड्राई लुब्रिकेंट के फॉर्म में किसको यूज करते हैं फिर हम, ग्रेफाइट को। ग्रेफाइट। और दूसरा यूज क्या हुआ, दूसरा ग्रेफाइट का यूज क्या हुआ, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो इट इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोड To make electrodes. as used as electrodes in cell, electrode in cell। सेल होते हैं, बैटरीज होती हैं, उनमें इलेक्ट्रोड की फॉर्म में इसको करंट के लिए कैरी करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो बेटा दोनों में अगर फर्क देखोगे तो एक तो फर्क कौन सा नजर आ रहा है आपको, डायमंड और ग्रेफाइट में? सर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ ग्रेफाइट इज फिजिकल अपीयरेंस। हाँ, एक डायमंड में बैड कंडक्टर, ग्रेफाइट में गुड कंडक्टर। रीजन क्या कि डायमंड में हाइब्रिडाइजेशन sp3 4 के 4 बॉन्ड बने हुए हैं, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, बट ग्रेफाइट में sp2 सर उसे sp2 फ्री इलेक्ट्रॉन है उसके पास। हाँ, तो बताओ बेटा फिर कुछ और बात। हाइब्रिडाइजेशन बेटा अभी आप नहीं सीख पाओगे, सिर्फ मैंने बोला है इसलिए याद कर लो आप। जितने साइड से जितने बॉन्ड बन रहे हैं सिग्मा बॉन्ड, उतने ऑर्बिटल यूज कर लिया। जैसे 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं तो 1 s और 2 p, sp2 बोल देना, है ना। सबसे सिंपल तरीका भी आपके लिए यही है। जैसे डायमंड में था, डायमंड के 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे थे, तो क्या आंसर दिया था आपने, 4 का 4 सिग्मा बॉन्ड था तो sp3। यहाँ 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2 पर कार्बन। ओके सर। ये जो आप है ये डिस्टेंस भी लिख सकते हो, या कार्बन कार्बन के बीच पार्शियल डबल बॉन्ड है जैसे मैंने लिखा था, तो कार्बन कार्बन लेंथ कितना आएगा यहाँ पर, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ 1.41 एंगस्ट्रॉम के आसपास, 1.41। और बॉन्ड लेंथ के भी क्वेश्चन आते हैं हायर क्लासेस में तो आते हैं बेटा। अभी मुझे ये देख लेना कि एनसीईआरटी में डेटा दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, बॉन्ड लेंथ के क्वेश्चन आते हैं। सर एनसीईआरटी में नहीं है। हाँ, तो मैं इसलिए फिर एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ आपको। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ में 1.41 एंगस्ट्रॉम, और ये जो बीच की लेयर के बीच में डिस्टेंस है, वैन डर वाल्स डिस्टेंस, जो डिस्टेंस बिटवीन लेयर, दो लेयर के बीच में डिस्टेंस है, वो काफी लंबी होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम के आसपास। अच्छा, डायमंड में जो डिस्टेंस है, डायमंड में जो है 1.54 है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड बड़ा होता है, डबल बॉन्ड छोटा होता है, वहां 1.54 एंगस्ट्रॉम। सर 3.4 कौन सी लेंथ है ये जो ये वाली बीच वाली ये वाली डिस्टेंस है ना, बड़े वाली लेयर के बीच वाली, ओके सर। ये वाली। सर बॉन्ड एक तरह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होता है ना। हाँ वही है बेटा, डिस्टेंस कहाँ तक आकर के एटम रुक सकते हैं, तो फिर मैंने कैलकुलेट भी कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। तो मतलब कितना पाई बॉन्ड होगा, कितना सिग्मा बॉन्ड होगा, उसकी लेंथ क्या होगी, ये सब हायर क्लासेस में पढ़ोगे बेटा। ओके सर। ओके सर डन। देखो बेटा अभी हमने दो एलोट्रोप्स कर लिए। एलोट्रोप्स, एक था हमारे पास डायमंड और एक था हमारे पास ग्रेफाइट। ग्रेफाइट। एक हमारे पास डायमंड है और एक हमारे पास ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है। इसमें कौन सी लेयर है हमारे पास, हेक्सागोनल। इसकी लेयर है हमारे पास हेक्सागोनल, और इधर टेट्राहेड्रल डायमंड के अंदर टेट्राहेड्रल। ठीक है। तो और यूज देखो, डायमंड का यूज कहाँ कहाँ किया आपने, सर यूज फॉर कटिंग ग्लास, ज्वेलरी।
डायमंड भाई ज्वेलरी भी बना सकते हो, ज्वेलरी तो वाला तो है ही, पता ही है आपको, है ना। ज्वेलरी क्योंकि इसमें रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, तो इसलिए जो डायमंड को काफी लोग पसंद करते हैं। एंड सर टू रिमूव कैटरैक्ट फ्रॉम आई। हाँ बिल्कुल, तो इस तरह की हम जो है यूज कर सकते हैं। आई सर्जरी में भी यूज होता है टूल, वो सारी वही टूल का रीजन वही है कि शार्प होता है ना, हार्ड होता है, तो उससे हम उनको यूज कर सकते हैं। और ग्रेफाइट का यूज कहाँ कहाँ किया बेटा हमने? मशीनरी में, मशीनरी ड्राई लुब्रिकेंट यूज्ड द ड्राई लुब्रिकेंट, पेंसिल लीड, और दूसरा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रोड। ठीक है बेटा। यस सर। और यस सर आ गया सर ये आप जो है इसमें सबसे पहले मुझे ये बताओ, आज का टॉपिक कहाँ से स्टार्ट किया? सर कोवलेंट बॉन्डिंग, कार्बन से स्टार्ट। कोवलेंट बॉन्डिंग, हाँ कार्बन से, चलो वो तो पहले भी पढ़ाया था इसलिए कार्बन से। तो कोवलेंट बॉन्डिंग, कार्बन कितने कोवलेंट बॉन्ड, कौन कौन से? सर 2 सर, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, सिग्मा किससे बनता है? सिग्मा किससे बनता है? सर एंड टू हेड, सर हेड टू हेड हेड और टेल टू टेल ओवरलैप, सर हेड टू हेड ओवरलैपिंग, हैंड टू हैंड, हैंड टू हैंड नहीं, हेड टू हेड और एंड टू एंड, एंड टू एंड टू एंड तो क्या एंड टू एंड कह रहे हो? एंड टू एंड तो अभी कोई वो बोली थी वो लड़की, टेल टू टेल, टेल नहीं, हेड टू हेड या एंड टू एंड, हेड टू हेड एंड टू एंड। और वो वाला दूसरे वाला सर साइड टू साइड और कोलैटरल ओवरलैप, एंड कोलैटरल ओवरलैप, साइड और कोलैटरल, साइड टू साइड। फिर मैंने आपको बताया था कि भाई इन दोनों में स्ट्रॉन्गर कौन होता है, बॉन्ड कौन सा स्ट्रॉन्ग होता है? सर सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। बॉन्ड सिग्मा क्यों होता है? रीजन पूछेगा सर ड्यू टू हेड टू हेड ओवरलैपिंग, सर ड्यू टू इफेक्टिव ओवरलैपिंग। यस सर, इफेक्टिव ओवरलैपिंग। अच्छा, फिर मैंने बोला था कि भाई जो कार्बन मिलता है, अकुरेंस है, वो किस किस फॉर्म में मिलती है? सर 3 फॉर्म में। नहीं, पहले फ्री और कंबाइन बताना पड़ेगा आपको। बोलोगे दोनों में, फ्री एंड कंबाइन दोनों में। फ्री स्टेट के अंदर एलोट्रॉप्स होते हैं, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एलोट्रॉप्स? सर प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट टू एग्जिस्ट इन मोर देन वन फिजिकल फॉर्म, presence property of presence of element more than one physical form। डायमंड की कौन, ये कार्बन के कौन कौन से एलोट्रॉप हैं? डायमंड, ग्रेफाइट, और थर्मोडायनेमिकली बेटा मोस्ट स्टेबल फॉर्म कौन सा है? सर ग्रेफाइट, थर्मोडायनेमिकली ग्रेफाइट। तो बेटा ये तैयार करना है, अगली क्लास में फिर पूछूंगा मैं आपसे ये, और फिर नेक्स्ट पार्ट। यस ओके सर, गुड इवनिंग सर। ओके गुड सर 6 बजे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। थर्मोडायनेमिकली स्टेबल मतलब मीनिंग क्या होता है? थर्मोडायनेमिक का मतलब हीट देंगे तो हीट के रिस्पेक्ट में और नेचर में ज्यादा अवेलेबल कौन है? वैसे तो हार्डेस्ट तो कौन है? हार्डेस्ट डायमंड है ना। तो सिर्फ हीट से नहीं लेना, साथ में क्या चीज देखनी है आपने हीट के साथ? अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी सर। उसकी अकरेंस देखनी है, नेचुरल अबंडेंस देखनी है। नेचर में ज्यादा अवेलेबल भी होना चाहिए और स्टेबल भी होना चाहिए। तो डायमंड तो इतना अवेलेबल है नहीं, डायमंड अवेलेबल होता तो फिर मारामारी ही नहीं होती डायमंड के लिए ना। यस सर। ठीक है बेटा, लीव करूँ अब? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर।